वेलकम बैक। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होती है, जिसको हम लोग ट्रांसलेशन भी बोलते हैं। एक्चुअली में जो प्रोटीन हम लोग खाते हैं उसको डाइजेशन के बाद किस में चेंज कर दिया जाता है, एमिनो एसिड में, और उसी एमिनो एसिड्स में बाद में हमारे जेनेटिक कोड के अनुसार प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। तो देखते हैं प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होती है। अब इसमें अगर इसको समझना है तो एक पॉइंट यहाँ पे समझना पड़ेगा, सेंट्रल डोग्मा क्या होता है। सेंट्रल डोग्मा को यहाँ पर डीएनए से डीएनए का रिप्रेजेंटेशन और इस डीएनए से एमआरएनए और इसी एमआरएनए में जो भी जेनेटिक कोड के मैसेज होंगे वो प्रोटीन में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर ये जो प्रोसेस है प्रोटीन सिंथेसिस का, इसी को हमको पढ़ना है एंड दिस इज नोन एज ट्रांसलेशन। अब इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है सबसे पहले वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट क्या क्या है। अगर हम रिक्वायरमेंट की बात करें कि ट्रांसलेशन में क्या क्या चाहिए, तो यहाँ पर तीनों टाइप्स के आरएनए चाहिए, ऑल द 3 टाइप्स ऑफ आरएनए। अब ये कौन कौन से आरएनए होते हैं, यहाँ पे अगर इसको लिखें तो आरआरएनए, एमआरएनए और यहाँ पे जो तीसरा है वो है टीआरएनए, प्रेजेंट इन राइबोसोम्स। दूसरा 20 एमिनो एसिड्स, और इसको एक्टिवेट करने के लिए एटीपी चाहिए, और एटीपी के लिए क्या जरूरी होता है, Mg2+ यानी कि मैग्नीशियम आयन। तीसरा क्या चाहिए, इसमें फैक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है, और ये फैक्टर्स इनिशिएशन फैक्टर हो सकते हैं, इलॉन्गेशन फैक्टर होगा, और साथ में टर्मिनेशन के लिए रिलीजिंग फैक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है, और इसमें साथ में जीटीपी की भी ज़रूरत पड़ती है। और नेक्स्ट है एंजाइम्स। अब यहाँ पर एंजाइम्स क्या क्या हो सकते हैं। पहला एंजाइम है एमिनो एसिल टीआरएनए सिंथेटेज, इसको एमिनो एसिल एक्टिवेटिंग एंजाइम भी बोल सकते हैं। ये पहला एंजाइम हो गया। दूसरा एंजाइम पायरोफॉस्फेटेज, और तीसरा एंजाइम है यहाँ पर पेप्टाइडल ट्रांसफरेज, पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए है, और जो चौथा एंजाइम है वो है ट्रांसलोकेज। तो अब यहाँ पर एक एक करके देखेंगे। पहले एमआरएनए को देख लेते कैसे होगा ये। अब एमआरएनए किस तरह से होगा, ये सबसे लॉन्गेस्ट आरएनए होगा। इसके 5 प्राइम एंड की ओर होगा स्टार्ट सिग्नल, इसके 3 प्राइम एंड की ओर होगा कोई स्टॉप सिग्नल। उसमें से 3 होता है, तीनों में से कोई एक हो सकता है। इस तरह से यूए, यूएजी एंड यूजीए। और यहाँ पर बीच में ओपन फ्रेम रीडिंग की तरह से होता है, ये कुछ भी हो सकता है। इस तरह से ट्रिपलेट बेस का ग्रुप यहाँ पर बना हुआ है। अब आरएनए की बात करें तो इसका 2D स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने वाले हैं, पर कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होगा। ये इसका क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, इस तरह से। ये यहाँ पर इस तरह से, ये पहला लूप, दूसरा लूप, ये चौथा लूप, और ये में ये है इसका थर्ड लूप, और यहाँ पे इस तरह से। अब ये जो एंड होगा ये इधर की ओर CCA के न्यूक्लियोटाइड बेस लगे होंगे, और यहाँ पर ये होता है एमिनो एसिड बाइंडिंग साइट, यानी कि यहाँ पर एमिनो एसिड जुड़ा होगा। ये है 3 प्राइम, ये होगा 5 प्राइम, तो ये है टीआरएनए। और ये जो यहाँ पर दूसरा लूप है इसके पास होता है
एंटीकोडॉन, टीआरएनए के ऊपर क्या होगा, एंटीकोडॉन, और ये जो सब आप देख रहे हैं इनको बोला जाता है कोडॉन्स। तो एमआरएनए के ऊपर क्या होगा, कोडॉन, एंटीकोडॉन कहाँ पर पाया जाता है, टीआरएनए के ऊपर। तो ये 2 आरएनए होगा। अब एक बचा हुआ यहाँ पर ये आरएनए, जिसको बोलते हैं राइबोसोमल आरएनए। तो यहाँ पर अब इधर की ओर आरएनए को देख लेते हैं। ये कहाँ पर होगा, पहले भी बताया है, प्रेजेंट इन राइबोसोम। 2 यूनिट्स होते हैं, पहला स्मॉलर सब यूनिट और दूसरा है लार्जर सब यूनिट। अब यहाँ पर जब प्रोटीन सिंथेसिस होगा तभी ये दोनों जुड़ेगा, अदरवाइज ये सेपरेट रहते हैं। बोथ रिमेन ज्वाइंट ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ प्रोटीन बायोसिंथेसिस। अब प्रोटीन सिंथेसिस बोलिए, अब प्रोटीन बायोसिंथेसिस एक ही बात होता है। और ये है एसोसिएशन, यानी कि जुड़ने को बोलते हैं एसोसिएशन। तो देखते हैं यहाँ पर दोनों कैसे जुड़ जाएगा। अगर इस तरह से है, एक ये स्मॉलर सब यूनिट है और यहाँ पर दूसरा कर दें इस तरह से, ये लार्जर सब यूनिट, ये है स्मॉलर सब यूनिट और ये लार्जर सब यूनिट। अब यहाँ पे जुड़ता है मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन पर 0.0001 मोलर कंसंट्रेशन। अब ये दोनों सब यूनिट है वो इस तरह से समझ में आएगा या इस तरह से दिखाई पड़ता है। तो ये पूरा कंप्लीट राइबोसोम है, पूरा कंप्लीट राइबोसोम है। अब इसमें अलग अलग सेडिमेंटेशन होगा। अगर हम कह दें कि ये 70S है तो इसमें क्या हो सकता है, इसके ऊपर कुछ इस तरह से आरएनए होंगे, इसको बोला जाएगा 16S आरएनए। और ये लार्जर सब यूनिट है तो यहाँ पर कुछ इस तरह से होगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 23S आरएनए और ये हो जाएगा 5S आरएनए। टीएस राइबोसोम में ये किस तरह से होगा, यहाँ पे इसको बना लेते हैं। ये 80S राइबोसोम, ये हो गया 80S राइबोसोम। इस 80S राइबोसोम के अंदर यहाँ पे इस तरह से कोई होगा यहाँ पर 18S आरएनए और यहाँ पर ये होगा इस तरह से कोई, ये हो जाएगा 28S आरएनए। यहाँ पर एक और होगा 5, ये हो गया 5.8S आरएनए और यहाँ पर हो गया 5S आरएनए। तो ये इस तरह से यहाँ पे देखना है। अब यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं, ये इधर 23 और यहाँ पर ये 28S, ये एक प्रकार से एंजाइम का काम करता है। वो एंजाइम यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पर एक्चुअली भी ये वाला एंजाइम क्या है, ए टाइप ऑफ राइबोजाइम, एक प्रकार का ये राइबोजाइम है। अब ये राइबोजाइम अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें 23S आरएनए, ये बैक्टीरियम केस में है इन प्रोकैरियोट्स। अगर यूकैरियोट्स में बात करें, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 28, तो यहाँ पे 28S आरएनए इन यूकैरियोट्स। तो यूकैरियोट्स में इतना है। अब यहाँ पे फैक्टर्स के देखते हैं। तो ये है फैक्टर्स। फैक्टर यहाँ पे 3 तरह का, इनिशिएशन फैक्टर, इलॉन्गेशन फैक्टर और रिलीजिंग फैक्टर। तो इन तीनों को समझने के लिए देखना पड़ेगा प्रोटीन सिंथेसिस कुल कितने स्टेप में कंप्लीट होती है। प्रोटीन सिंथेसिस कंप्लीटेड इन 3 स्टेप्स। अब ये 3 स्टेप कौन कौन सा है यहाँ पे देखते हैं। पहला है
इनिशिएशन, दूसरा है इलॉन्गेशन, और जो तीसरा प्रोसेस होगा वो होगा टर्मिनेशन। थर्ड इज टर्मिनेशन। नीडेड इनिशिएशन फैक्टर, यहाँ पर चाहिए नीडेड इलॉन्गेशन फैक्टर, यहाँ पर चाहिए नीडेड रिलीजिंग फैक्टर। लेकिन इन दोनों के लिए साथ में कुछ और चाहिए। तो इनिशिएशन फैक्टर के अलावा यहाँ पर चाहिए एक जीटीपी का मॉलिक्यूल और यहाँ पर भी एक जीटीपी का मॉलिक्यूल चाहिए। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको ये समझना है कि एक एमिनो एसिड को अगर प्रोटीन में लगाना है तो क्या क्या चाहिए। यहाँ पर देखिए एक एटीपी की ज़रूरत पड़ती है और 2 जीटीपी की ज़रूरत पड़ती है। इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। फॉर incorporation of one amino acid into protein, 1 ATP and 2 GTP are required। ये आपको याद रखना है। तो आप देख सकते हैं एक ये है और एक यहाँ पर ये और ये। इसके बाद यहाँ पे इनिशिएशन फैक्टर को देखते हैं। इनिशिएशन फैक्टर, अगर इनिशिएशन फैक्टर्स की बात करें इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे IF3 इन प्रोकैरियोट्स। अब जिस तरह से यूज होगा उस क्रम में यहाँ पे लिख दे रहे हैं। पहले IF3, फिर IF2 और लास्ट में IF1। लेकिन यूकैरियोट्स में 9 होगा, 9 इन यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में इसको इस तरह से बोला जाता है, यहाँ पे ई लगा दे। ई का मतलब यूकैरियोट्स है, बाकी ये इनिशिएशन फैक्टर है। इसमें जिस क्रम में ये यूज होगा उसको यहाँ पे लिख दे रहे हैं EIF2, EIF3, EIF1, इसके बाद EIF4। इसके 4 होते हैं यूनिट A B C D इस तरह से। फिर है EIF5 एंड EIF6। तो यहाँ पर देखिए कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसके बाद है इलॉन्गेशन फैक्टर। इलॉन्गेशन फैक्टर, अगर इलॉन्गेशन फैक्टर की बात करें तो इसको लिखा जाएगा EF। इसमें क्या क्या होगा बैक्टीरिया केस में, इलॉन्गेशन फैक्टर TU, इलॉन्गेशन फैक्टर TS। ATU क्या है, थर्मो अनस्टेबल है, अनस्टेबल, मोर कॉमन प्रोटीन इन ई कोलाई। मोर कॉमन होता है, मोर एबंडेंट है। और यहाँ पे TS जो लिखा है ये है थर्मो स्टेबल। अगर यूकैरियोट्स की बात करें तो यहाँ पर ई लगा दिया जाएगा, ई इलॉन्गेशन फैक्टर 1। तो ये यहाँ पर किसके लिए हो गया, इन प्रोकैरियोट्स, यानी कि ये प्रोकैरियोट्स में हो गया। और ये कहाँ पर है, इन यूकैरियोट्स। अब यहाँ पर ये जो इलॉन्गेशन फैक्टर है इसके अलावा कुछ और फैक्टर होते हैं इसके साथ में, इसको यहाँ पर देख लेते हैं। अब यहाँ पे इसके लिए थोड़ा सा डायग्राम यहाँ पे बनाना पड़ेगा। दिस इज़ mRNA। इसके ऊपर लगा यहाँ पे इस तरह से राइबोसोम, और यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस शुरू है, यानी कि ये प्रोटीन चेन इलॉन्गेट हो रही है। तो जब इलॉन्गेशन चल रहा होता है तो ये राइबोसोम mRNA के ऊपर मूव करता है और इस बोला जाता है ट्रांसलोकेशन। और इस ट्रांसलोकेशन के लिए एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर इसके लिए लिखेंगे नीडेड एंजाइम और ट्रांसलोकेज। अगर प्रोकैरियोट्स है तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, एग्जाम्पल लिखेंगे इलॉन्गेशन फैक्टर G। यहाँ पर होगा प्रोकैरियोट्स के केस में, लेकिन इलॉन्गेशन फैक्टर यहाँ पर 2 होगा, ये होगा इन यूकैरियोट्स के केस में।
यानी कि इन यूकैरियोट्स। तो ये दो फैक्टर कंप्लीट हो गया, ये और ये। इसके बाद हमको देखना है टर्मिनेशन फैक्टर। तो अब तीसरा यहाँ पर जो प्रोसेस है वो है टर्मिनेशन के लिए, और यहाँ पे क्या चाहिए, नीडेड आरएफ। आरएफ क्या है, रिलीजिंग फैक्टर, ये है रिलीजिंग फैक्टर। पे एग्जांपल देखें क्या हो सकता है, RF1, RF2 एंड RF3। ये होगा तीनों बैक्टीरिया के केस में, यानी कि प्रोकैरियोट्स के केस में। इसका फंक्शन अभी उतना क्लियर नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे इट्स फंक्शन नॉट वेरी क्लियर, लेकिन इसका दोनों को फंक्शन यहाँ पे पता है। अब यहाँ पे देखिए लास्ट में क्या होता है, आपको ये तो पता ही है कि 3 होगा, या तो UAA होगा, या तो होगा UAG, या तो फिर होगा UG। 3 तरह के क्या होते हैं, नॉनसेंस कोडॉन। अब यहाँ पे इन तीनों को देखते हैं। ये RNA जब यहाँ पर पहुँचेगा तो अगर ये वाला नॉनसेंस कोडॉन होगा या फिर क्या हो UAG यानी कि दूसरा, तब ये वाला जो फैक्टर काम करेगा और प्रोटीन सिंथेसिस की चेन को वहाँ से हटा देगा। लेकिन अगर इस तरह को, ये तो दोनों में कॉमन ही है, लेकिन अब तीसरा देखिए यहाँ पे UGA, UA तो कॉमन है, तो UAA और UGA, अगर ये दोनों है तब ये वाला फैक्टर काम करेगा और प्रोटीन सिंथेसिस को यहाँ से बाहर की ओर निकाल देगा। याद करने का तरीका क्या है, पहला वाला दोनों कॉमन है, एक के बाद 2 आता है, तो यहाँ पे दूसरा वाला है, देखिए ये दूसरा वाला है। अब यहाँ पे 2 के बाद 3 आता है, तो यहाँ पर ये तीसरा वाला। इस तरह से याद किया जा सकता है। बट इन यूकैरियोट्स ओनली 1 रिलीजिंग फैक्टर प्रेजेंट, यहाँ पे केवल एक होगा और उसको इस तरह से बोला जा सकता है ये। तो इस तरह से ये पूरा फैक्टर आपने देख लिया। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ट्रांसलेशन में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। अब स्टेप में पहला इनिशिएशन है, दूसरा इलॉन्गेशन और तीसरा है टर्मिनेशन।